Welcome to Medibrook International Competitive Academy. I am Ajit. आज का सेक्शन में मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए जा रहा है स्पेशली जो CHO के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए जो रेगुलरली पूछने वाला क्वेश्चन मैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका अंदर मिनिमम अगर जो ये PPT का अंदर मैं मिनिमम 30 से ऊपर क्वेश्चन मैंने तैयारी करके रखा है। अभी मेरा सेक्शन स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार मेडीब्रुक इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव अकादमी के बारे में बता रहा हूँ। ये अकादमी सागर में है। हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं जो लोग नर्सिंग कोर्स कंप्लीट किया है वो लोग को आगे कैसा जाना है, वो लोग कैसा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करना है। अगर किसी को बाहर कंट्री में काम करने की इच्छा है, इधर UK, आयरलैंड, दुबई, सऊदी, कनाडा और USA, अगर ऐसा कुछ किसी को बाहर जाना है, बाहर कंट्री में काम करने के लिए जाना है, सो उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मेनली नर्सिंग स्टूडेंट्स जो लोग नर्सिंग कंप्लीट किया है वो लोग के लिए है, या अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो तुम लोग को पता है बहुत CHO वैकेंसी आ रहा है। अभी सितंबर में एम्स का एग्जाम आने वाला है, नॉर्सेट का। देन सेमस उसके साथ हम लोग जो स्टेट का जो नर्सिंग का एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी प्रिपरेशन कोर्सेज दे रहे हैं। देन सेमस जो लोग बाहर जाना है, बाहर काम के लिए जाने की इच्छा है, वो लोग के लिए हाथ, DHA, NCLEX RN, देन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अगर जाना है उधर के लिए OET, IELTS। सो इसका बारे में हम लोग तुम लोग को कैसा प्रिपेयर करना है, कैसा एग्जाम लिखना है, उसके लिए पूरा क्लास तुम लोग को मिल जाएगा। वो अकाडमिक दैट मीन्स वो जो पूरा इंफॉर्मेशन अपना ये मेडीब्रुक इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव अकादमी में तुम लोग फोन करके पूछ भी कर सकता है। सो एनीवे मैं आज का सेक्शन अभी डिले नहीं कर रहे, मैं आज का सेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैक्सीन वायल ट्रांसपोर्ट इन ए डे कैरियर। एक डे कैरियर में कितना मैक्सिमम वायल ट्रांसपोर्ट कर सकता है? ऑप्शन 1 to 15, 6 to 8, 10 to 12, 16 to 20। चार ऑप्शन आपके पास में है। भी क्वेश्चन और एक बार सुनो, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैक्सीन वायल ट्रांसपोर्ट इन ए डे कैरियर। सो जस्ट यू रिमेंबर द हिंट, दैट मीन्स द की पॉइंट, वैक्सीन वायल ट्रांसपोर्ट। ये वैक्सीन वायल ट्रांसपोर्ट तुम लोग किधर सुना है? तुम लोग कम्युनिटी हेल्थ पढ़ा होगा। कम्युनिटी में वैक्सीन वायल ट्रांसपोर्ट डे कैरियर, ये जो होता है कोल्ड चेन कंपोनेंट के अंदर, ये कोल्ड चेन कंपोनेंट के अंदर होता है। ये कोल्ड चेन के अंदर तुम लोग पढ़ा होगा। ये कोल्ड चेन क्या है? वो वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करने वाले एक प्रोसेस है। सो इसका अंदर क्या क्या होता है? वॉक इन कोल्ड रूम, आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर, देन कोल्ड बॉक्सेस, वैक्सीन कैरियर, डे कैरियर। अभी मैं इसमें जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जो अभी अपना ये MCQ फाइंड आउट करने के लिए आंसर में कैसा पहुंच कर सकता है उसके लिए शुरू एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। पूरा मैं इसमें इंक्लूड नहीं किया है। अभी अपना जो वैक्सीन चेन कंपोनेंट देखने से अपना वैक वॉक इन कोल्ड रूम, वॉक इन कोल्ड रूम मतलब वो उसका अंदर वो कोल्ड चेन देखे और वॉक इन कोल्ड रूम का अंदर रीजनल लेवल में 3 मंथ तक जो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, वॉक इन कोल्ड रूम। देन नेक्स्ट सेमस आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर मेनली हम लोग यूज कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में। देन आइसलैंड का स्मॉलेस्ट फॉर्म है, वो भी हम लोग PHC लेवल में भी यूज कर रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैक्सिमम कितना दिन स्टोर कर सकता है? 30 डेज स्टोर कर सकता है। ये आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में इसका अपर पार्ट भी होता है, लोअर पार्ट भी होता है। अगर लोअर पार्ट में जो कोल्ड दैट मीन्स टेम्परेचर एकदम लोवेस्ट है, वो जो लोवेस्ट टेम्परेचर में हम लोग OPV को रखता है। देन अपर कंपार्टमेंट में उसमें कंपेयरली लोअर से क्या है, टेम्परेचर थोड़ा बड़ा है। सो वो उधर में हम लोग बाकी जो दैट मीन्स DPT सब वो साइड में रखता है। सो दैट इज इन द आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। देन ये आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का
टेम्परेचर डेली 2 बार देखना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग जो यूज कर रहे हैं डायल थर्मोमीटर। देन कोल्ड बॉक्सेस होता है, ये कोल्ड बॉक्सेस मेनली पेरिफेरल सेंटर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। देन वैक्सीन कैरियर, ये वैक्सीन कैरियर डे कैरियर दोनों में ध्यान से सुनो। वैक्सीन कैरियर मतलब इसमें हम लोग मिनिमम हम लोग मीन्स हम लोग 16 to 20 वायल 16 to 20 वायल लेगा। इसका जो चारों साइड्स है, ये साइड दोनों साइड में जो 4 साइड में 4 फुल्ली फ्रोजन आइस पैक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो ठंडा नहीं, दैट मीन्स वो उसको प्रॉपरली ठंडा देना है। द सेम एज डे कैरियर, डे कैरियर में हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए है उसमें हम लोग कितना यूज करेगा, मीन्स 6 to 8 वायल। इसका तो दोनों साइड में, इसको भी हम लोग क्या करेगा 2 फुल्ली फ्रोजन आइस पैक यूज कर रहे हैं। अभी ये कोल्ड कंपोनेंट का अंदर अभी हम लोग का जो आंसर का ये अगर इतना हम लोग देखने के टाइम आंसर मिल जाएगा। इसमें वैक्सीन कैरियर में कितना वायल यूज करना है, डे कैरियर में कितना वायल यूज करना है। अभी हम लोग अपना ऑप्शन में जाएगा। भी ऑप्शन में देखो 1 to 15, 6 to 8, 10 to 12, 16 to 20। मैंने ऑलरेडी बोला है डे कैरियर में 6 to 8, देन सेम एज आई हैव सेड द वैक्सीन कैरियर में क्या है 16 to 20। सो अभी इसमें देखने से अपना आंसर क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सो 6 to 8 हम लोग अपना डे कैरियर में यूज कर रहे हैं। इसमें तुम लोग याद करने वाला पॉइंट में बोला है, जो क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आता है, रीजन लेवल में कौन सा मेथड यूज कर रहा है, पीएचसी में कौन सा थर्मोमीटर यूज कर रहा है, देन कोल्ड बॉक्सेस क्या है, वैक्सीन कैरियर क्या है। इसका अंदर मिनिमम आई हैव सेट 5 to 6 क्वेश्चंस। सो ये एक बार याद करके रखना है, क्योंकि इसका अंदर से ज्यादा क्वेश्चन सीएचओ के लिए आता है। देन सेकंड क्वेश्चन, व्हेन लुईस पास्चर डेवलप द जर्म थियरी, कब अपने जो लुईस पास्चर ये जर्म थियरी के बारे में बताया है, प्रपोज किया है। से लुईस पास्चर तुम लोग बहुत बार सुना होगा लुईस पास्चर के बारे में। लुईस पास्चर को हम लोग बोलता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का फादर है। और भी है, लुईस पास्चर पास्चराइजेशन किया है। पास्चराइजेशन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी है, मैं उसमें नहीं जा रहा है। अभी हम लोग को क्वेश्चन में फोकस करो, कब लुईस पास्चर जर्म थियरी डेवलप किया है। अभी अपना ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन 1873, 1796, 1983, 1978। अभी हम लोग एक एक करके देखेगा। फर्स्ट ये 1786 को देखेगा, 1796। 1796 यू हियर्ड अबाउट द स्मॉल बॉक्स, तुम लोग स्मॉल बॉक्स के बारे में सुना होगा। जो ये स्मॉल बॉक्स का वैक्सीन जो फाइंड आउट किया है एडवर्ड जन्नर, ये एडवर्ड जन्नर करके साइंटिस्ट है, स्मॉल बॉक्स का वैक्सीन फाइंड आउट किया है। ये कब फाइंड आउट किया है, 1796 में। इसलिए जो एडवर्ड जन्नर को हम लोग जो बोलता है फाउंडर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के जो फाउंडर है एडवर्ड जन्नर। देन 1983 में फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी स्टार्ट हो गया। अभी पूछे कितना नेशनल हेल्थ पॉलिसीज है, क्योंकि ये फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसीज 1983 में है, और भी 2 नेशनल हेल्थ पॉलिसीज है। देन 1977 हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD, ये एक 13th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ है। वो 13 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बाद में एक डिसीजन लिया है हेल्थ फॉर ऑल 2000 AD। इसका नेक्स्ट ईयर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोगों को फ्रीक्वेंटली पूछने वाला क्वेश्चन है, अल्मा आटा डिक्लेरेशन। अल्मा आटा डिक्लेरेशन वो कब हुआ है, अल्मा आटा डिक्लेरेशन 1978 में अल्मा आटा डिक्लेरेशन हुआ है। वो अल्मा आटा डिक्लेरेशन में यूनिसेफ WHO दोनों मिक्स करके, दोनों मिलके जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उसका कारण से अभी क्या है पीएचसी सब डेवलप होने का प्लान। दैट मींस पीएचसी स्टार्ट होने के लिए मेन रीजन, मेन कारण, अदरवाइज कौन सा ईयर में स्टार्ट हो गया,
78 में अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस में क्या हो गया, पीएचसी के बारे में डिस्कशन हुआ था। ये पीएचसी में दैट मीन्स ये 2000 एडी के बाद में, 2000 एडी तक हेल्थ फॉर ऑल था। उसके बाद में अपना जो गवर्नमेंट नया एक प्रोग्राम आया था, मिलीनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो अप टू 2015 तक था। 2015 में और भी नया प्रोग्राम लेके आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। में भी तुम लोग सुना होगा, जो लोग कम्युनिटी पढ़ रहे हैं वो लोग सुना होगा अभी जो चल रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल। देन नेक्स्ट अपन लुईस पास्चर के बारे में, आई ऑलरेडी सेड लुईस पास्चर इट्स अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। पास्चराइजेशन मैंने बोला है, रैबिस वैक्सीन, अगर रैबिस वैक्सीन के बारे में जा रहा है मीन्स और भी डीपली में बोलना पड़ेगा। पास्चराइजेशन और भी है, उसका टाइप्स अप है। लुईस पास्चर इट्स क्या है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन अपना जो माइक्रोबायोलॉजी में देखो बहुत कंट्रीब्यूशन जो दिया है लुईस पास्चर है। ये 1973 में एक जर्म थ्योरी लेके आए। जर्म थ्योरी मीन्स कैसे एक आदमी को एक बीमारी के बारे में डिसीज डेवलप आ रहा है। सो दैट थ्योरी इट्स कौन लेके आया है मीन्स लुईस पास्चर 1873 में लेके आया है। अभी अपना क्वेश्चन में एक बार जाएगा, when Louis Pasteur developed the germ theory। so अभी तुम लोग को आंसर क्लियर है, 1873 में क्या हो गया, जर्म थ्योरी स्टार्ट किया है। 1796 में बोला है एडवर्ड जन्नर, फाउंडर ऑफ इम्यूनोलॉजी। 1983 मैंने बोला है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी। उसके बाद में और भी दो नेशनल हेल्थ पॉलिसी हुआ है 2002 में, 2017 में। देन 1978 में मैंने बोला है वो पीएचसी का अल्मा आटा डिक्लेरेशन। सो आंसर इज ये। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एपिडेमिक। जो एपिडेमिक का फर्स्ट स्टेप क्या है? ओके, यू नो द एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या है? तुम लोग सुना होगा एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक। अभी ये पैंडेमिक वर्ड बहुत बार सुना होगा क्योंकि कोरोना का टाइम में बहुत बार सुना है पैंडेमिक। सो अभी ये एपिडेमिक क्या है? एपिडेमिक मतलब इतना है, अनयूजुअल occurrence ऑफ वन डिसीज इन द पर्टिकुलर प्लेस। अगर एक प्लेस में एक नया बीमारी आउटब्रेक हो गया, एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, अदरवाइज एक एरिया में एक बीमारी डेवलप हो गया, दैट इज एपिडेमिक। एंडेमिक, एंडेमिक मीन्स इतना है, फ्रीक्वेंटली, उसका मतलब कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली एक एरिया में जो बीमारी कंटिन्यूसली आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता रहे, तुम लोग फाइलेरिया सुना होगा। अगर एक एरिया में कंटिन्यूसली फाइलियर आ रहा है उसको हम लोग बोलकर सकता है वो एक एंडेमिक है। एपिडेमिक मतलब नया करके एक बीमारी आया है, वो आउटब्रेक हो गया। एंडेमिक मीन्स कंटिन्यूसली वो जो बीमारी एक दिन में नया नया रिपोर्टिंग हो रहा है। सो दैट वी कैन कंसिडर इनटू द एंडेमिक। पैंडेमिक पता है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि कोविड का कारण से सब लोग बहुत बार सुना है पैंडेमिक। और भी है, मैं इतना शुरू अभी इसमें बता रहा है। अभी इसमें व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एपिडेमिक। अगर एक प्लेस में एक बीमारी आया है उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना है, उसको तुम लोग कैसा अप्रोच करेगा? इसमें ऑप्शन देखो। फर्स्ट ऑप्शन वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, सेकंड ऑप्शन आइसोलेशन, थर्ड ऑप्शन इम्यूनाइजेशन एंड लास्ट ऑप्शन इज नोटिफिकेशन। अभी इसमें मैं ऑप्शन को बता रहा है। नोटिफिकेशन बहुत बार सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ मैसेज आ रहा है, मेल में मैसेज आ रहा है, उधर में साइड में आएगा नोटिफिकेशन। अदरवाइज यूट्यूब में जो चैनल जो सब्सक्राइब करके रखा है अगर उसमें आएगा नोटिफिकेशन। सो ये नोटिफिकेशन क्या है? इट्स फेमस ऑन रिपोर्टिंग ऑन इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं अभी बता रहा है, सपोज एनी प्लेस, कोई भी एनी प्लेस में एनी बीमारी डेवलप हो गया, वो बीमारी का रिजल्ट अपना गवर्नमेंट में क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, नोटिफाई करना है, दैट इज नोटिफिकेशन। if any place, if it is any disorder is occur means must we have to inform the particular things to the our higher authority। वो इंफॉर्मेशन दे रहे, नोटिफिकेशन दे रहे, इवन गवर्नमेंट को देना है, WHO को भी देना पड़ेगा नोटिफिकेशन।
तुम लोग में भी सुना होगा, अगर एक प्लेस में डेंगू फीवर स्प्रेड, उधर के जो नर्स, इधर आशा वर्कर, अदरवाइज था एएनएम नर्स जो इंचार्ज है, वो क्या करेगा, उसको नोटिफाई करेगा उधर का मेडिकल ऑफिसर को, मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट को, दैट मीन्स रिपोर्ट करेगा. सो दैट इज वन ऑफ द प्रोसेस, नोटिफिकेशन प्रोसेस. सेकंड वन इज इम्यूनाइजेशन. सी इन दिस इम्यूनाइजेशन, तुम लोग बहुत बार सुना होगा. इम्यूनाइजेशन मीन्स क्या है? यू कैन कंसिडर सेम एज वैक्सीनेशन. अगर एक बीमारी नहीं आना है सोच करके, उसके लिए हम लोग क्या करेगा, वैक्सीन देगा. अभी इसमें देखो, ये वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बारे में तुम लोग बहुत बार सुना होगा. अभी ये वैक्सीन, अदरवाइज इम्यूनाइजेशन के बारे में बता रहे. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन है. अदरवाइज वैक्सीनेशन में देखने से लाइव वैक्सीन होता है, किल्ड वैक्सीन होता है. सो एनीवे, फर्स्ट में इम्यूनाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन कर. इम्यूनाइजेशन either we can consider active immunity, passive immunity. एक्टिव इम्यूनिटी में इतना है कि इधर लाइव फॉर्म और किल्ड फॉर्म वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं. पासिव इम्यूनिटी मींस देयर इज आर्टिफिशियल हम लोग जो इम्यूनिटी दे रहे हैं, दैट मींस थ्रू द इम्यूनोग्लोबुलिन. अभी देखो, ये एक्टिव इम्यूनिटी वी कैन डिवाइड इनटू टू. इसको दो प्रकार डिवाइड कर सकता है, नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव. ये नेचुरल एक्टिव मतलब क्या है? नेचुरल एक्टिव मतलब इतना है, एक आदमी को एक बीमारी आया है, उसके बाद में उसका जो बॉडी में ऑटोमेटिकली रेसिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी डेवलप हो रहा है, उसको हम लोग बोल कर सकता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. उसका एग्जाम्पल है चिकन पॉक्स. तुम लोग बहुत बार सुना हो, चिकन पॉक्स अगर एक बार आया है मीन्स दूसरा टाइम में उसका बॉडी में इम्यूनिटी मिलेगा. सो दैट इज अ नेचुरल एक्टिव. देन आर्टिफिशियल एक्टिव. आर्टिफिशियल एक्टिव, आर्टिफिशियल मीन्स हम लोग कुछ दे रहे, आर्टिफिशियली दे रहे. वो क्या दे रहे? वैक्सीनेशन. हम लोग वैक्सीन इंजेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन, बीसीजी, ओपीवी, एमएमआर, डीपीटी, टीटी, हेपेटाइटिस, रोटा, जापानीज एन्सेफलाइटिस. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन. ये वैक्सीन का रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा रूट में मेडिसिन दे रहे हैं. सो इसीलिए आर्टिफिशियल एक्टिव वैक्सीन मतलब वी कैन कंसिडर इनटू द वैक्सीनेशन. Then passive immunity. Passive immunity, I have said artificial immunoglobulin. Passive immunity, first you can consider natural passive. Natural passive मतलब इतना है, mother to fetus. That means जब मदर प्रेग्नेंट होता है, मदर से जो बेबी को जो ट्रांसफर होने वाला इम्यूनिटी को हम लोग बोल कर सकता है, that is a natural passive. Then artificial passive. Artificial passive means we are giving any immunoglobulin or anti serum. हम लोग जो इम्यूनोग्लोबिन दे रहे हैं उसको हम लोग आर्टिफिशियल पासिव बोल कर सकता है. तुम लोग इम्यूनोग्लोबिन में पढ़ा होगा, आईजीजी, आईजीई, आईजीजी, आईजीई, आईजीएम. सो ये इम्यूनोग्लोबिन, उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है मेड जी करके, दैट मीन्स आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी, आईजीई. सो ये डिफरेंट डिफरेंट इम्यूनोलॉजी के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है. सो ये वैक्सीनेशन मतलब इतना है, जस्ट प्रोवाइडिंग ऑन रेसिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन. एक बीमारी नहीं आना है सोच करके क्या कर सकता है, हम लोग जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, दैट वी कैन कंसीडर इनटू द वैक्सीनेशन. देन नेक्स्ट इट्स आइसोलेशन. आइसोलेशन मतलब इतना है, अगर फॉर एग्जाम्पल वन पर्सन इट्स डायग्नोस्ड विथ कोविड-19 है सोचो, तब तो तुरंत क्या करेगा, उसको जो ट्रांसमिशन को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेगा, एक रूम में, अदरवाइज उसको सेपरेटली एक रूम, इन्फेक्टेड पर्सन को सेपरेटली रूम में रखेगा. that means limited the transmission, it's the main purpose that, so we have keeping, otherwise हम लोग वो पेशेंट को एक सेपरेट रूम में सेपरेटली रखता है. क्या कारण के लिए? मीन्स उसका जो ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए. हॉस्पिटल में तुम लोग सुना होगा आइसोलेशन वार्ड. आइसोलेशन वार्ड मतलब क्या है, अगर जो पेशेंट इन्फेक्टेड है उसको हम लोग क्या करेगा, आइसोलेशन वार्ड में रखता है. अभी मुझे एक डाउट है, ये आइसोलेशन वार्ड क्वारंटीन सही में, तुम लोग सोचा होगा ये आइसोलेशन क्या है, क्वारंटीन क्या है. आइसोलेशन में क्या हो गया, कंफर्म हो गया, पेशेंट का डायग्नोसिस हो गया. क्वारंटीन मतलब इतना है, उसका जो एक्टिविटी को हम लोग क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसका जो एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करेगा. वे वी आर रिस्ट्रिक्टिंग मीन्स द पर्टिकुलर पर्सन, जो पेशेंट, जो आदमी मे बी कॉन्टैक्टेड विथ द कंफर्म्ड केसेस. अगर किसको कोविड-19 आया है
उससे मे भी ये आदमी बात किया होगा, कांटेक्ट में आया होगा। सो इसीलिए जिस तरह इंट्यूबेशन पीरियड है, उसका जो इंट्यूबेशन पीरियड है उतना दिन तक उसका जो एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्शन करेगा, दैट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम मूवमेंट, उसका जो एक सेपरेटली हम लोग रखेगा कितना दिन, अप टू द infectious, that means incubation day. Isolation means the disease is confirmed, just we are restricting the patient to prevent the transmission. Quarantine means that person is contact with the infected patient, जो infected patient से contact हो गया, इसीलिए जितना दिन इंट्यूबेशन पीरियड होता है उतना दिन उसका जो एक्टिविटी को, मूवमेंट को हम लोग क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, दैट इज इन द आइसोलेशन। अभी तीन एक्सप्लेन कर गया। Then last one is a step, another is a verification of diagnosis. Actually verification of diagnosis is the first process. अगर एक प्लेस में एक एपिडेमिक हुआ है, एपिडेमिक डेवलप हो गया, एक नया बीमारी आया, फर्स्ट वो केस को कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई किया है, वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस के बाद में कंफर्म ऑफ द एक्सिस्टेंस को कंफर्म करना पड़ेगा। देन डिफाइनिंग पॉपुलेशन, किसको आया है। देन रैपिड सर्च ऑफ ऑल द केसेस एंड देयर ओरिजिन, जल्दी जल्दी सर्च करना है किधर में केसेस आया है, कौन है उसका चैटिंग पर्सन। देन डेटा एनालिसिस करना है, फॉर्मुलेटिंग करना है। देन आफ्टर दैट राइट द रिपोर्ट, तब तो रिपोर्ट लिख करके क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। सो दिस इज अ स्टेप्स इन द एपिडेमिक, नियर अबाउट द 7 स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप्स वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस। सो अभी अपना क्वेश्चन में जाएगा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द एपिडेमिक। नाउ यू आर क्लियर, अभी इससे आंसर फिल्टर कर सकता है। Verification of diagnosis, it's a right answer. Then next another question, most heat sensitive vaccine, most heat sensitive vaccine। देखो हीट सेंसिटिव मीन्स क्या है, अगर हीट ज्यादा हो है तब तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा। इसमें ऑप्शन देखो, बीसीजी, पोलियो, हेपेटाइटिस, डीपीटी। ऑलरेडी आई हैव सेड, मैं एक बार बोला है ये आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर के बारे में, उसमें 2 कंपार्टमेंट होता है, मैंने बोला है लोअर कंपार्टमेंट, अपर कंपार्टमेंट। अपर कंपार्टमेंट में कंपेरेटली क्या है, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा है, लोअर कंपार्टमेंट में टेम्परेचर कम है। अभी देखो हाउ वी कैन अरेंज दिस वैक्सीन, ये वैक्सीन वायल हम लोग कैसे अरेंज करता है। जो लोअर में क्या होता है, पोलियो, पोलियो वैक्सीन, मीसल्स, दैट मीन्स जो लोअर कंपार्टमेंट में मेनली हम लोग जो कीप कर रहे हैं पोलियो वैक्सीन। देन आफ्टर दैट अपर जब आएगा डीपीटी, हेपेटाइटिस। सो इसका अंदर इटसेल्फ यू कैन फाइंड आउट द आंसर। देन नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट दिस, दैट मीन्स इन द हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स, example we can consider into the polio. Polio it's one of the heat sensitive vaccine. So I will explain how we can conclude this answer. कैसे ये आंसर में आ रहा है मैं अभी बता रहा हूँ। मैं ऑलरेडी बताया है, there is a upper compartment, lower compartment। अभी देखो मैं अपर कंपार्टमेंट के बारे में बोला है। See these are the vaccine, that means DPT, hepatitis, BCG, ये सब compared to upper में है। Say this vaccine is freeze sensitive vaccine। freeze sensitive vaccine means अगर फ्रीजर में रखने से ये क्या होगा, खराब हो जाएगा। सो ऑप्शन में दिस 3 ऑलरेडी यू हैव फाइंड आउट, ये ऑप्शन में 3 भी था, उसके साथ ओपी भी था। सी इन डीपीटी, हेपेटाइटिस, बीसीजी, ये क्या है, नेवर फ्रीज, फ्रीज में नहीं रखना है, फ्रीजर नहीं करना है। देन रिलेटेड टू द ओपीवी, ओपीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स इससे ज्यादा क्वेश्चंस आता है। मैं some to near about 4 or 5 points OPV के बारे में बता रहे। OPV, that is oral polio vaccine. What is the other term of oral polio vaccine? ये polio vaccine को 2 प्रकार क्लासिफाई कर सकता है, सैबिन, साल्क। तुम लोग जो कम्युनिटी पढ़ा है वो लोग को याद होगा, सैबिन, साल्क। सैबिन मीन्स दैट इज ओरल फॉर्म, साल्क मीन्स दैट इज इंजेक्टेबल फॉर्म। इंजेक्टेबल भी ओपीवी दे सकता है, ओरल फॉर्म में भी दे सकता है। ये ओपीवी कब देता है, देन ये कितना ड्रॉप्स देता है, कब ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देन ये ओपीवी में प्रोग्राम, ओपीवी प्रोग्राम दैट मींस ओरल पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया 9 दिसंबर 1995, 9 दिसंबर 1995। दैट मींस ये क्वेश्चंस
बहुत बार मैंने देखा है। कितना ड्रॉप्स देना है? 2 ड्रॉप्स। किसको देना है? 0 to 5 years ऑफ चाइल्ड, जिसको उम्र 5 से नीचे है, वो लोग को 2 ड्रॉप्स करके पोलियो वैक्सीन देना पड़ेगा। मैंने बोला है ओरल भी होता है, इंजेक्टेबल भी होता है। मैं अभी जो बात कर रहा है ओरल पोलियो के बारे में। ये ओरल पोलियो वैक्सीन दैट इज मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। अगर जब हीट पड़ेगा, वो क्या है उसका जो प्रॉब्लम, दैट मीन्स उसका जो प्रॉपर डाइल्यूशन, उसमें प्रॉब्लम आया। डाइल्यूशन में नहीं है, जो चेंजेस आने के चांसेस ज्यादा है। दैट मीन्स जब हीट आएगा उसका स्ट्रेन में चेंजेस आएगा। अभी इसमें ओपीवी में दूसरा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीएम, वैक्सीन वायल मॉनिटर। तुम लोग इसमें पढ़ा होगा 4 कलर के बारे में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। एक वैक्सीन वायल लेने से उसका अंदर का कलर देखना है, अंदर का डार्क लाइन किधर किसमें ज्यादा है, इनर में है, आउटर में है। ये 4 होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके। ये फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है, उसमें कौन सा हम लोग यूज करना है, कौन सा यूज नहीं करना है। ये वैक्सीन वायल मॉनिटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम एफिकेसी ऑफ कोल्ड चेन इंडिकेटर, एक कोल्ड चेन का एफिकेसी कौन सा वैक्सीन दे करके फाइनलाइज कर सकता है, मींस दैट इज फ्रॉम द ओपीवी। सो अगेन क्वेश्चंस में जा रहा है। क्वेश्चन में और एक बार देखो, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। अगर हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा है, मैंने बोला है दैट इज ए पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन इट्स ए मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। अभी मैं जितना पॉइंट्स बोला है वो याद करके रखना है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस इसका अंदर से ज्यादा है। इसमें और भी है, लाइव वैक्सीन कौन सा है, किल्ड वैक्सीन कौन सा है। सो इसलिए वैक्सीन इट्स वैक्सीनेशन, वो एक टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, already I have said the answer. When universal immunization program started, कब ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया? ऑप्शन देखो, 1985, 1987, 1992, 1983। मैं इसमें एक पॉइंट ऑलरेडी बताया है, 1983 के बारे में बोला है। 1983 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में मैंने बोला है। तब तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से लिंक नहीं है। सो एनीवे मैं आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। फर्स्ट हम लोग देखेगा 1987। 1987, ये 1987 में क्या क्या प्रोग्राम स्टार्ट किए? नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम 1987 में स्टार्ट हो गया। देन 1992 में रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, चाइल्ड सर्वेल एंड द सेफ मदरहुड प्रोग्राम, आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम, ये तीनों प्रोग्राम 1992 में स्टार्ट हो गया। देन 1983 मैंने थोड़ा पहले बोला है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये 1983 में है। अभी 3 ऑप्शन बोला है, अभी कौन सा ऑप्शन बचा है? 1985। सो 1987 मैंने बोला है, 1992 मैंने बोला है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, दैट मींस रिवर्स्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, चाइल्ड सर्वेल एंड सेफ मदरहुड, आयोडीन डेफिशिएंसी। देन 1983 तुम लोग ऑलरेडी पढ़ा है। सो राइट आंसर इज 1985, दैट मींस ये इज राइट आंसर। सो आज का सेक्शन इतना है। आज मैंने जो एक्सप्लेन किया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर से, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अंदर से बहुत टॉपिक है पढ़ने के लिए। उसमें जो सेलेक्ट करके अभी 5 क्वेश्चन डाला है, ये क्वेश्चन से मैं मिनिमम 30 से ऊपर क्वेश्चन तुम लोग को डिस्कस किया है। सो अगर तुम लोग को इससे और भी इंफॉर्मेशन मीन्स कैसा CHO में तैयारी करना है, कैसा एम्स में तैयारी करना है, अगर ऐसा तुम लोग को पढ़ना है, अगर तुम लोग ये नंबर में कांटेक्ट भी कर सकता है। देन आज का सेक्शन में अभी स्टॉप कर रहे हैं। नया मीन्स नेक्स्ट टाइम आई विल प्रिपेयर द अनदर वीडियो, देन आई विल पुट इन द यूट्यूब। इफ यू लाइक, अगर तुम लोग को जो अभी जो मैंने क्लास लिया है वो लाइक हो गया, दैट मीन्स अगर ये क्लास तुम लोग को पसंद हो गया, तुम लोग को इसको लाइक भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है। ओके, आज का सेक्शन स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।